नमस्कार मित्रों, जिंदगी हौले हौले में एक बार फिर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। भाषा और साहित्य की प्रस्तुति में आज आपके सामने उर्दू भाषा से संबंधित विषय आज़ादी से पहले का उर्दू उपन्यास पर चर्चा की जाएगी। जैसा कि मैं आप लोगों से बार बार दोहराता रहता हूँ कि मेरा लक्ष्य ये है कि आपके सामने इस पटल के द्वारा ऐसे विषय को ले आऊं जो महत्वपूर्ण है लेकिन हिंदी भाषा में उपलब्ध नहीं है। इसी आग्रह के साथ प्रस्तुत विषय भी आप लोगों के सामने है। मैं विषय को प्रस्तुत करने से पहले हमेशा की तरह एक बार फिर ये बात आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लीजिए। इससे मेरी हौसला अफजाई होगी और साथ में इसे लाइक भी दीजिए, शेयर कीजिए। और एक बात और कहना चाहूँगा कि आप लोग अपने कमेंट भी पटल के यानी चैनल के कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो इसी के साथ मैं अब मुख्य विषय पर आ रहा हूँ। मित्रों, सर सैयद अहमद खान वस्तुतः उर्दू साहित्य और भाषा के संदर्भ में महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। आधुनिक उर्दू में इनकी भूमिका के संदर्भ में बहुत कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। सर सैयद अहमद खान ने नए दौर की आवश्यकताओं को बखूबी समझ लिया था। उन्होंने विरोध करने के बजाय उन कारणों पर ध्यान देने की जरूरत समझी जिसके कारण 1857 की गदर में हमारी कौम को हार का सामना करना पड़ा। उन्होंने अशिक्षा, रूढ़ियों, परंपरावादिता का विरोध करते हुए ज्ञान के उस क्षेत्र की वकालत की जिसके बिना हम न ही भूत में न वर्तमान में सहज और स्वाभाविक तथा खुशहाल जीवन जी सकते हैं। नज़ीर अहमद सर सैयद के सुधारवादी आंदोलन के एक महत्वपूर्ण सदस्य थे। सर सैयद अहमद खान जो काम अपने लेखन में निबंध के माध्यम से कर रहे थे, हाली ने वही काम अपनी नज़मों के माध्यम से किया। दूसरी तरफ डिप्टी नज़ीर अहमद ने उपन्यास को इस काम के लिए हथियार के रूप में प्रयोग किया। नज़ीर अहमद के उपन्यासों ने आरंभिक युग में उर्दू उपन्यास को विधा के रूप में स्थापित किया। उर्दू तथा साहित्य के इतिहास का यह पहला प्रयोग था। उनके उपन्यास का नाम मिरातुल उरूस है। यह उनका पहला उपन्यास है जो 1869 में प्रकाशित हुआ। इसको सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति के आरंभिक प्रयास के रूप में रेखांकित किया जा सकता है। मिरातुल उरूस के अतिरिक्त बिनतुल नाश का प्रकाशन हुआ। इसमें मिरातुल उरूस में शुरू की गई कहानी आगे बढ़ती है। तौबतुन नसूह 1873-74 में लिखी गई उनकी दूसरी रचना है। फसानाए मुब्तला 1885 तथा इब्नुल वक्त 1888 में प्रकाशित उपन्यास हैं। इन उपन्यासों में भी उन्होंने मुस्लिम समाज में पाई जाने वाली कमियों, गलतियों और बुराइयों को विषय के रूप में ग्रहण किया है तथा उनको आलोचनात्मक दृष्टि से देखते हुए इस प्रकार के तमाम संदर्भों को कथा साहित्य के माध्यम से अभिव्यक्ति भी प्रदान की है। उनके अधिकांश चरित्र उनके लक्ष्य को पूर्ति प्रदान करने के संदर्भ में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। नज़ीर अहमद अपने लक्ष्य प्रेषित करते हुए संदेश देने में एक सीमा तक सफलता प्राप्त करते हुए भी दिखाई देते हैं। इस युग में पहली बार किसी रचनाकार ने उपन्यास को सामाजिक सुधार का आधार बनाया था। उसमें वह नीरसता नहीं पाई जाती है जो उपदेशात्मक लेखन में पाई जाती है। उपन्यास में एक कहानी पर आधारित विषय वस्तु होती है, कोई न कोई परिदृश्य होता है, घटनाओं का एक क्रम होता है, चरित्रों की गतिविधियों और विशिष्टताओं से संपृक्त अभिव्यक्ति का एक अपना संसार होता है। इस प्रकार का लेखन नज़ीर अहमद के समय में पाठकों के लिए एक नए प्रकार का अनुभव था जो उस काल के पाठकों को अपनी तरफ आकृष्ट करने में काफी हद तक सफल भी हो रहा था।
परंतु कलात्मक दृष्टि से अभिव्यक्ति में वो गंभीरता नहीं दिखाई देती है जो उनको आकृष्ट करने के साथ साथ गहराई से प्रभावित करते हुए उन्हें सोचने और विचारने के लिए भी विवश कर दे। उनके द्वारा ग्रहण किए गए कथानक में संघर्ष का भाव होता है। समय समय पर धार्मिक उपदेशों के प्रयोग के कारण कहानी का क्रम टूटने लगता है। कहने का आशय ये है कि कथा का जो स्वाभाविक विकास है वो बाधित होने लगता है। उनके उपन्यासों में किरदारों की गतिविधियां उपन्यासकार के ही हाथ में होती हैं और उनके चरित्रों की गतिविधियां चरित्रों के बजाय उपन्यासकार की मानसिक सोच के आधार पर सुनियोजित रूप से संचालित प्रतीत होती हैं। इसीलिए चरित्रों का स्वाभाविक विकास नहीं दिखाई देता है। घटनाएं प्रायः स्वाभाविक रूप से नहीं घटती हैं। उपन्यास में सृजित घटनाओं का सृजन किसी विशेष उद्देश्य को लक्ष्य में रख करके किया जाता है और वो उद्देश्य अपने लक्ष्य को स्पष्ट करने से पहले ही स्पष्ट हो जाता है। चरित्र विशेष उद्देश्य को लेकर सृजित किए जाते हैं, इसलिए उनके भीतर मानवीय प्रकृति की स्वाभाविकता प्रायः दृष्टिगत नहीं होती है और वह कृत्रिम चरित्र के रूप में ही हमारे सामने आते हैं। आज़ादी बेगम, असगरी, अकबरी, नसूह, कलीम, जाहिरदार बेग, हुज्जतुल इस्लाम, इब्नुल वक्त इत्यादि चरित्र एक मूर्ति के रूप में आते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो उनको किसी मूर्तिकार ने सुनियोजित लक्ष्यों को आधार बना करके गढ़ दिया हो। फसाना-ए आज़ाद रतन नाथ सरशार की सबसे महत्वपूर्ण रचना है। यह उपन्यास 1880 में लोगों के सामने आया। फसाना-ए आज़ाद में ग्रहण किया गया जीवन का पक्ष अत्यंत विस्तृत है। इसमें मनुष्य के जीवन के विविध रंग हैं जो कि एक दूसरे से जुड़े हुए भी हैं और एक दूसरे में समाहित होते भी प्रतीत होते हैं। उल्लेखनीय है कि जीवन का हर रंग पाठक को अपनी तरफ आकृष्ट करने की क्षमता भी रखता है। वह उसकी गहराई तक जाते हैं और उन प्रतीकों को रेखांकित करने का प्रयास करते हैं जो सरशार के समय में सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन की पतनकारी प्रवृत्तियों के रूप में सक्रिय होकर के समाज के सहज विकास को अवरुद्ध कर रहे थे। कहीं कहीं यह पात्र जीवन की तल्ख वास्तविकताओं से भागने के लिए विवश करते हुए दिखाई देते हैं, तो कहीं कहीं हमें जागृत करने वाली चारित्रिक विशेषताओं की अभिव्यक्ति में संपृक्त प्रतीत होते हैं। कहीं कहीं ऐसा लगता है कि यह सामाजिक अज्ञान को उघाड़ते हुए चरित्र तथा समाज का शोक गीत गाते प्रतीत होते हैं, तो कभी कभी उन्हें व्यंग्य के रूप में भी देखा जा सकता है जो सामाजिक अव्यवस्थाओं के प्रति विरोध का उद्घोष करते हुए दिखाई देते हैं। सरशार अपनी रचनाओं में अवध की बिखरती हुई सांस्कृतिक थाती को और उसकी विशिष्टताओं के उस पक्ष को अभिव्यक्ति प्रदान करते हैं जो पतन के कारक के रूप में सक्रिय थे। वो उसकी तमाम विशेषताओं के साथ प्रस्तुत करते हैं तथा उसका परिचय करवाते हुए हमारी दुखती हुई रगों को भी झंकृत करते हुए दिखाई देते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि वो ये कहना चाहते हैं कि ऐतिहासिक घटनाओं और स्थितियों को दोहराया नहीं जा सकता है, परंतु उनसे प्रेरणा अवश्य ग्रहण की जा सकती है। लेकिन जो कुछ अतीत में घट चुका है वो अपरिवर्तनशील होता है, इसलिए उसको हम दोबारा जीवन में घटित तो नहीं कर सकते, लेकिन उसके द्वारा जीवन
के लिए सकारात्मक मार्ग की तलाश अवश्य ही कर सकते हैं। होजी का चरित्र प्राचीन समय की मानसिकता की अभिव्यक्ति से संचालित चरित्र है। वो अपने सपनों में जीता है और संतुष्ट हो जाता है। उल्लेखनीय ये है कि वह निर्बल है और हीन भावना का शिकार है, लेकिन इसके बावजूद खुद को हिम्मत वाला और बहादुर समझता है। वह आत्ममुग्ध और महानता के स्वप्न में डूबा रहता है। वह उन स्थितियों की चाहत मन में रखता है जिसका संबंध काल्पनिक संसार से होता है। ऐसी स्थितियां स्वप्निल संसार का हिस्सा होती हैं, वास्तविक जीवन से दूर होती हैं। अतीत के स्वर्णिम काल के रूप में रेखांकित तो की जा सकती है, परंतु दोबारा वो स्थितियां कभी भी आने वाली नहीं होती हैं। यानी जिस प्रकार से आकर्षक पक्षी उड़ जाने के बाद नहीं आता, उसी प्रकार से वो स्थितियां भी दोबारा आने वाली नहीं होती हैं। ऐसे में उनका मानना है कि वर्तमान की स्थितियों का सामना करते हुए उन स्थितियों के आधार पर स्वयं को निर्मित कर ले। कदाचित ऐसी क्षमता उनके पात्रों के अंदर दिखाई नहीं देती है। वास्तविकता से रूबरू होने की उनकी क्षमताएं समाप्त हो चुकी हैं, इसलिए वो लगातार सुंदर कल्पनाओं में खोया रहता है। हम उस पर केवल हंसते नहीं, बल्कि उस पर कुढ़ते भी हैं। उसके प्रति हमारे मन में दया भी जागृत होती है, लेकिन उससे रूबरू होने की इच्छा भी मन में उठती है, क्योंकि वह मात्र किरदार नहीं है, अपितु विचार है। होजी के विपरीत आजाद के चरित्र में बाह्य धरातल पर पश्चिमी साहित्य और जीवन का प्रभाव दृष्टिगत होता है, लेकिन उसमें उस प्रकार की यथार्थ दृष्टि तथा आम और खास के अंतर को पहचानने का विवेक तथा विश्लेषणात्मक क्षमताओं का प्रायः अभाव ही दिखाई देता है। उसकी प्रेमिका हुस्न आरा उसे एक योद्धा की तरह देखना चाहती है। रोम की तरफ से युद्ध करने के लिए उसे वो प्रेरित भी करती है। एक रोमांटिक नायक की तरह वो युद्ध में सम्मिलित होने चला जाता है, लेकिन वो भूल जाता है कि युद्ध में सम्मिलित होने के लिए विवश करने वाली शक्ति उसकी प्रेमिका ही है। परंतु वो हुस्न आरा को भूलकर मिस वर्जीना पर लट्टू हो जाता है और तुर्की में वो मिस बिंडा के प्रति स्वयं को न्यौछावर कर देना चाहता है और रूसियों के साथ युद्ध के समय में मिस क्लियर्सा पर फिदा हो जाता है और रूसियों के द्वारा उसे कैद कर लिया जाता है। वस्तुतः वो लक्ष्यहीन जीवन का प्रतीक है, जो वास्तव में मानवीय अस्तित्व से और उसके यथार्थ की अभिव्यक्ति से कहीं अधिक किस्सागोई का एक चरित्र मात्र प्रतीत होता है। उसका चरित्र बहुआयामी नहीं होता है, ना ही स्थायी होता है, ना ही उसमें किसी विशिष्ट मानवीय गुण के दर्शन होते हैं। उसमें ऐसे व्यक्तित्व का अभाव दिखाई देता है जो किसी न किसी क्षेत्र में निश्चित ही कुछ एक विशिष्टताओं से लैस होता है और मानवीय चरित्र को और उसके किसी न किसी एक पहलू को उद्घाटित करता है। मिर्जा हादी रुस्वा उर्दू के ऐसे महत्वपूर्ण उपन्यासकार हैं जिन्होंने उर्दू उपन्यास कला को नया आयाम देने का महती कार्य किया। उनकी बहुचर्चित कृति उमराव जान अदा आत्मकथात्मक शैली में लिखी गई है। उर्दू उपन्यास को दास्तानों की परंपरा और आदर्शवादी भावभूमि से निकालकर कथानक को यथार्थ से रूबरू करवाने का श्रेय कदाचित सर्वप्रथम हादी रुस्वा को ही जाता है। यद्यपि उनके कथानक में अपने परिवर्ती प्रेमचंद जैसी परिपक्वता का अभाव है, उनका चरित्र चित्रों की कला पर अधिकार दिखाई देता है। वह मानव मनोविज्ञान से भी परिचित प्रतीत होते हैं।
परिणाम स्वरूप वह विभिन्न दृष्टिकोणों से मानवीय चरित्र का विश्लेषण करते हैं और चरित्र के मनोभावों को समझने का प्रयत्न करते हैं, परंतु वो किसी भी चरित्र के संदर्भ में जो राय रखते हैं, गौरतलब ये है कि उसमें जल्दबाजी और सृजन के समय चिंतन का अभाव दिखाई देता है। उनके सृजन में गहरी सोच और विस्तृत समझ का भी प्रायः अभाव ही दिखाई देता है। ऐसा प्रतीत होता है कि उनके सभी चरित्रों में रचनाकार का चरित्र के प्रति दया का भाव पिरोया गया है, अथवा उनकी अपनी दया की भावना से संचालित मानसिकता चरित्रों के चित्रण में स्पष्ट रूप से नुमाया हो जाती है। यही कारण है कि उमराव जान अदा ही नहीं बल्कि खानम, बिस्मिल्लाह जान, मौलवी साहब और गौहर मिर्जा इत्यादि चरित्र यद्यपि सृजित किए हुए हैं, लेकिन कलात्मक दृष्टि से किसी भी स्तर पर कमजोर दिखाई नहीं देते हैं। कथावस्तु में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है और कथावस्तु के ये ऐसे अंग हैं जिनको यदि निकाल दिया जाए तो कथावस्तु निश्चित रूप से खंडित होती हुई प्रतीत होगी। कहने का तात्पर्य यह है कि इन चरित्रों का सृजन इस प्रकार हुआ है कि कथावस्तु की यह आवश्यकता के रूप में दृष्टिगत होते हैं। ऐसा नहीं प्रतीत होता है कि इन्हें सायास सृजित करने का प्रयत्न किया गया है। वस्तुतः ये कतिपय अभावों और कमियों को छोड़ करके स्वाभाविक ही प्रतीत होते हैं। पहले इस तथ्य का उल्लेख किया जा चुका है कि उमराव जान अदा एक आत्मकथात्मक रचना है। इसे स्वयं इसकी प्रमुख चरित्र उमराव जान प्रस्तुत करती है। रुस्वा उसकी बुद्धि और उसके चरित्र की कतिपय विशिष्टताओं से बहुत अधिक प्रभावित है। वह उपन्यास में एक सशक्त नरेटर अथवा कथावाचक की हैसियत से स्थान स्थान पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हुए दिखाई देते हैं। कथा वस्तु को सुगठित करने में कथावाचक की भूमिका भी महत्वपूर्ण रूप से दिखाई पड़ती है। उपन्यास में वो स्वाभाविक रूप से अतीत की कथा और अतीत के अनुभवों को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ला करके स्थापित कर देते हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे उमराव जान घटित होने वाली घटनाओं से संचालित हो रही है। कथा वस्तु आपसी संवाद और प्रश्नोत्तर के द्वारा आगे बढ़ती जाती है। रुस्वा ने केवल उमराव जान और खानम के चरित्र पर ही ध्यान नहीं दिया है, बल्कि छोटे से छोटे चरित्रों की विशेषताओं को इस प्रकार से उद्घाटित किया है कि वो पाठक के मानस में अपनी पैठ बना सकते हैं। रुस्वा की वातावरण और देशकाल की अभिव्यक्ति में परिपक्वता स्पष्ट रूप से दृष्टिगत होती है। कहानी की निरंतरता को बरकरार रखते हैं। एक घटना को दूसरी घटना से जोड़ने में उन्हें प्रवीणता प्राप्त है। बेगम साहिबा के बाग का बयान हो या ऐश बाग के मेले का चित्रांकन, किरदारों की गतिविधियों और उनकी प्रवृत्तियों का मनोविश्लेषण परख विवेचन हो या किसी के अस्तित्व को स्थापित करने का हुनर, वो हर प्रकार की दृश्यावलियों और आंतरिक तथा बाहरी स्थितियों के प्रस्तुतिकरण में कलात्मक दृष्टि से सफल दिखाई देते हैं। उनके चरित्र की अच्छाइयाँ और बुराइयाँ उनकी सामाजिक परिप्रेक्ष्य में व्यक्ति की भूमिका को बखूबी उद्घाटित कर देती हैं। उन्हें इसकी समझ है कि कहाँ किस घटना अथवा चरित्र पर अधिक बल देना है और कहाँ से यूं ही छूते हुए आगे बढ़ जाना है। अब्दुल हलीम शरर के ऐतिहासिक उपन्यासों की कुल संख्या लगभग 34 मानी जाती है। इस्लामी इतिहास और इस्लामी योद्धाओं का उन्होंने गहराई से अध्ययन किया था।
जो व्यक्तिगत रूप से इस्लामिक इतिहास की उन स्थितियों से, घटनाओं से तथा उसके स्वरूप से अत्यधिक प्रभावित थे और उसे वो बहुत अधिक महत्व भी देते थे। इस संदर्भ में ऐसा प्रतीत होता है कि वो केवल विजय और आधिपत्य को ही महत्व नहीं प्रदान करते थे, बल्कि ऐसा लगता है कि उनका मानना ये था कि इतिहास के चरित्रों ने केवल विजय नहीं प्राप्त की, अपितु लोगों के हृदय पर भी विजय प्राप्त कर ली थी। मलिकुल अजीज वर्जीना 1888 को वाल्टर स्कॉट के ऐतिहासिक उपन्यास तलिस्मान की प्रतिक्रिया स्वरूप सृजित किया गया उपन्यास माना जाता है। स्कॉट ईसाई योद्धाओं के मुकाबले में इस्लामिक योद्धाओं को कमतर दिखाता है। शरर ने ईसाई मुजाहिदीन अथवा योद्धाओं के मुकाबले में इस्लामी योद्धाओं को बड़े गर्व और विश्वास के साथ पूरी आबोताब के साथ प्रस्तुत किया है। तुर्की और रूसियों के बीच होने वाले युद्ध को हसन और एंजीला में बुनियाद बनाया गया है। इस उपन्यास का सबसे महत्वपूर्ण चरित्र मिर्जा अब्बास का है, जिसे शरर ने बहुत ही तन्मयता से सृजित किया है। मंसूर मोहिना में महमूद गजनवी को एक न्यायप्रिय और इस्लाम का सच्चा सैनिक बना करके प्रस्तुत किया गया है। वस्तुतः इसका लक्ष्य महमूद गजनवी के संदर्भ में फैलाई जा रही झूठी अफवाहों का विरोध करना था। पिंडोरा फिंडा में ईसाइयों की बर्बरता को अभिव्यक्ति प्रदान करने के लिए लिखा गया है। हजरत मोहम्मद से पहले के अरब के सांस्कृतिक जीवन और अरबों की वैचारिकता तथा सामाजिक स्थितियों को अय्याम अरब में कथावस्तु के केंद्र के रूप में ग्रहण किया गया है। क्योंकि उपन्यास किसी इस्लामिक योद्धा की बहादुरी और उसकी गतिविधियों पर आधारित नहीं, इसलिए अनावश्यक रूप से विस्तार से मुक्त है और दूसरे उपन्यासों में कलात्मक रूप से अपरिपक्वता के बजाय परिपक्वता के संदर्भ में रेखांकित किया जा सकता है। शरर का कदाचित सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास फिरदौस बरी है। उसकी कथा वस्तु बातनिया फिरके के जीवन संदर्भों पर आधारित है, जिसका नेतृत्व हसन बिन सब्बाह करता था, जिसके समर्थकों में सबसे महत्वपूर्ण नाम शेख अली मजूदी का था। हुसैन और जमरूद उसके केंद्रीय चरित्र हैं। हुसैन और जमरूद उसके केंद्रीय चरित्र हैं। बातनिया संप्रदाय एक ऐसा गूढ़ संप्रदाय था जो एक विशिष्ट आंदोलन के नाम से जाना जाता था, जो इस्लामी विश्वास के नाम पर मुसलमानों को भ्रमित करने का कार्य कर रहे थे। ये उपन्यास इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसका प्लॉट अथवा इसकी कथा वस्तु सुसंगठित और सुव्यवस्थित है। कतिपय स्थल बहुत बड़े हैं, लेकिन समग्रता में प्रस्तुत उपन्यास और औपन्यासिक कला की दृष्टि से प्रभावशाली है। शरर का नैरेशन और तकनीकी वैशिष्ट उपन्यास में उल्लेखनीय रूप से दृष्टिगत होता है। जहाँ जहाँ वो एक विशिष्ट स्थिति को प्रस्तुत करते हैं या उस घटना के परिवेश को उद्घाटित करना चाहते हैं, वहाँ वहाँ उनका चित्रण प्रामाणिक और प्रभावशाली है। शरर द्वारा निर्मित संसार जितना रहस्यवादी है, उतनी ही उसमें नवीनता अथवा ताजगी भी दृष्टिगत होती है। उसमें जितनी स्पष्टता है, उतनी ही अस्पष्टता भी कहीं कहीं दिखाई देती है। कहने का आशय ये है कि उनके उपन्यासों में दोनों प्रकार की स्थितियां नुमाया होती हैं। शरर ने हुसैन के चरित्र को निर्मित करने में बड़े परिश्रम और एकाग्रता से काम लिया है, परंतु जमरूद का चरित्र हुसैन के चरित्र से अधिक प्रभावित करता है। उसमें स्थितियों और परिस्थितियों को जानने और समझने की क्षमता हुसैन से अधिक है। उसमें स्थिरता, संतोष और संबंध निर्वाह की क्षमता है।
बातिनियों की बनाई हुई मसनवी में वर्णित कृत्रिम स्वर्ग के बाग के संबंध में भी उसका यही विचार है कि ये बाग अंधविश्वासी और अंतर्मुखी लोगों के विश्वास के कारण कल्पित है। जन्नतुल फिरदौस उच्च आत्माओं के लिए बेहद खूबसूरत सर्दियों की आरामगाह है, मगर वास्तविकता ये है सहादुल मुतूनत की हरम की हैसियत में है। उपन्यास अपने आरंभ से अंत तक जिस तकनीक में सृजित किया गया है और जिस प्रकार से क्रमबद्ध रूप से आध्यात्मिक और इंसानी अस्तित्व के संदर्भ में बार बार इसमें चर्चा की जाती है, पाठक पूरी तरह से उसके प्रति आकृष्ट अथवा तन्मयता के साथ उसका पाठ करता है। इस उपन्यास में शरर अपनी कलात्मक क्षमताओं को अपने उत्कर्ष पर स्थापित करते हुए, अथवा ये भी कहा जा सकता है कि करने का प्रयत्न करते हुए दिखाई देते हैं। क्रमबद्धता उनके उपन्यासों के कथानक का महती गुण है। उनका प्रत्येक चरित्र चाहे छोटा हो या बड़ा हो एक विशिष्ट लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ता है। इसी के साथ साथ उनकी कलात्मकता का ही ये कौशल है कि वह ग्रहण किए गए पात्रों की जीवन शैली को भी अभिव्यक्ति प्रदान करते हुए दिखाई देते हैं। कलात्मक धरातल पर सज्जाद ज़हीर ने अपने उपन्यास लंदन की एक रात में वैचारिक चेतना की अभिव्यक्ति के लिए उस तकनीकी को अपनाया जो कि उनकी वैचारिकी को जनमानस तक पहुंचा सके। विषय के आधार पर यह उपन्यास उन भारतीय नौजवानों की विद्रोही चेतना की नुमाइंदगी करता है जो अपने मुल्क से दूर लंदन में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जिनको भारतवर्ष की गरीबी, अशिक्षा और रूढ़िवादिता तथा अकर्मण्यता पर दुख है। वो इस परिदृश्य को परिवर्तित करना चाहते हैं, इसलिए उनके यहाँ बेबाकी, हिम्मत और विद्रोही चेतना का आधिक्य है। 20वीं सदी की पहली दहाई के विस्तृत कालखंड में उपन्यास और उपन्यासकारों की सूची लंबी है, लेकिन इसमें प्रेमचंद की बराबरी करने वाला कोई ऐसा उपन्यासकार नहीं है जिसमें उपन्यास की कला को किसी भी प्रकार की विशिष्टता प्रदान की हो। इनमें से कुछ उपन्यासकारों को आज़ादी के बाद महत्ता प्राप्त हुई। इन लोगों ने आज़ादी के बाद ही अपनी महत्वपूर्ण रचनाएं देते हुए उर्दू उपन्यास के परिदृश्य को समृद्ध किया। ऐसे लोगों ने उपन्यास के सृजन के क्षेत्र में बहुत सारी उत्कृष्ट रचनाएं भी दी। इनमें मुख्य रूप से अजीज अहमद, कृष्णचंद्र, राजेंद्र सिंह बेदी, इस्मत चुगताई तथा कुर्रतुल ऐन हैदर का नाम प्रमुख है। इन रचनाकारों के सृजन की फहरिस्त में महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। प्रायः ये वो रचनाएं हैं जिनकी रचना इन लोगों ने आज़ादी के बाद की है। 20वीं सदी के पूर्वार्ध में प्रेमचंद को अगर छोड़ दिया जाए तो दूसरे उपन्यासकारों ने प्रेमचंद पूर्व के उपन्यासकारों की परंपरा को ही आगे बढ़ाया है, जैसे मिर्ज़ा अब्बास हुसैन होश, मोहम्मद अली तबीब, मिर्ज़ा मोहम्मद सईद, कारी सरफराज हुसैन, राशिदुल खैरी। ऐसे नाम हैं जो प्रेमचंद के समकालीन होते हुए भी प्रेमचंद के पहले के उपन्यास की परंपराओं के पथ पर ही आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। इनके उपन्यासों में सुधार की भावना को ग्रहण करके उपदेशात्मकता का ही आधिक्य है। इनके ऊपर विशेष रूप से सरशार और शरर के उपन्यासों का प्रभाव दिखाई देता है। अतः कहा जा सकता है कि इनके उपन्यास अपनी पूर्व परंपरा के उपन्यासों से न तो विषय वस्तु की दृष्टि से और न ही कला की दृष्टि से ही बहुत अधिक आगे बढ़ पाए हैं, अपितु
इन उपन्यासों के ऊपर उनका ही प्रभाव प्रायः नुमाया रूप से दृष्टिगत होता है। उनके उपन्यासों में अपने निजी वैशिष्ट का अभाव है। उक्त उपन्यासकारों को यथार्थवादी उपन्यासकार के रूप में भी संकेतित किया जा सकता है। कदाचित इसका कारण यह है कि इन्होंने मुस्लिम समाज के विविध पक्षों को, विशेष रूप से उनकी आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति और मनोवैज्ञानिक स्थिति को विषय वस्तु के रूप में ग्रहण किया है। उल्लेखनीय है कि न्यास फतेहपुरी, मजनू गोरखपुरी और उनके बाद काजी अब्दुल गफ्फार के ऊपर रोमानी उपन्यासों की परंपराओं का ही प्रभाव दिखाई देता है। न्यास फतेहपुरी और मजनू गोरखपुरी मुख्य रूप से आलोचक थे, इसीलिए कथा साहित्य की कला से उनका बहुत अधिक तादाद में नहीं था। ये लोग केवल उत्कृष्ट भाषा जानते थे, जबकि कथा वस्तु और चरित्रांकन तथा कथानक के स्वाभाविक विकास इत्यादि से प्रायः अपरिचित ही थे। इनकी रचनाओं में भावुकता और निराशा अधिक दिखाई पड़ती है। इनकी भाषा भी कृत्रिम है। इसमें काव्यात्मकता है, प्रतीकात्मकता है, अलंकारों का बाहुल्य है तथा क्लिष्ट शब्दावली की भरमार दृष्टिगत होती है। न्यास फतेहपुरी की उपन्यासिका एक शायर का अंजाम 1913 में प्रकाशित हुई। इसके पश्चात एक दूसरी उपन्यासिका भी उनकी मंजरे आम पर आई। दोनों ही उपन्यासिकाओं में दार्शनिक तत्व है, जिन्हें बड़ी ही कलात्मक भाषा में प्रस्तुत किया गया है, परंतु इनमें चरित्रों का स्वाभाविक विकास दृष्टिगत नहीं होता। यही स्थिति मजनू गोरखपुरी के उपन्यासों की भी है। दोनों उपन्यासकारों के यहाँ अतिशयोक्तिपूर्ण कथा वस्तु है, पांडित्यपूर्ण वर्णन है तथा अस्वाभाविक रूप से प्रेम के पवित्र रूप को उद्घाटित करने का प्रयत्न किया गया है। आदर्शवादी प्रेम नायक और नायिका को मृत्यु के किनारे ले जाता है। नायक प्रायः दास्तानों और मसनवियों के नायकों की तरह कोई काम नहीं करता है। उसकी अकर्मण्यता का ही यह परिणाम है कि नायक और नायिका वायवीय संसार के चरित्र के रूप में सामने आते हैं। प्रेमचंद का काल आदर्शवाद और यथार्थवाद के अंतर संघर्ष के काल के रूप में भी रेखांकित किया जा सकता है। प्रेमचंद का सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास गोदान है, जिसमें ग्रामीण और नगरीय जीवन के संघर्ष दोनों को ही चित्रित होते हुए लक्षित किया जा सकता है। होरी, धनिया, गोबर, झुनिया, मिस्टर मेहता और मालती के चरित्रों को रचनाकार ने बहुत ही तन्मयता के साथ उत्कृष्ट रूप में चित्रित किया है। गोदान की कहानी में स्वाभाविक रूप से विकास दृष्टिगत होता है। कलात्मक अनुशासन उपन्यास के आरंभ से लेकर के अंत तक दिखाई देता है। प्रेमचंद ने होरी जैसे बहुआयामी चरित्र को न केवल प्रस्तुत ही किया, बल्कि उसे अच्छे के साथ साथ बुरे कृत्यों के साथ समग्रता में मानवीय चरित्र के रूप में प्रस्तुत करके उपन्यास के क्षेत्र में विशिष्ट कारनामा अंजाम दिया और एक पथ प्रदर्शक के रूप में सामने आए। गोदान के कथानक में स्वाभाविक रूप से विकास तो दृष्टिगत होता ही है, उसकी शिल्पगत निरंतरता भी उपन्यास को श्रेष्ठ उपन्यास की श्रेणी में परिगणित करवाने में महती भूमिका अदा करती हुई प्रतीत होती है। अधिकांश उर्दू आलोचकों ने प्रेमचंद की इस विशेषता को उद्घाटित करते हुए इसे उपन्यास को जनजीवन से जोड़ने की शक्ति के रूप में रेखांकित किया है। उन्होंने प्रेमचंद के जीते जागते चरित्रों पर विस्तार पूर्वक अपनी प्रतिक्रिया दी है।
प्रेमचंद के साथ ही लिखने वाले मोहम्मद अली तैयब की इबरत, जाफर और अब्बासिया, खिज्र खान बहुत लोकप्रिय हुए। विशेषकर इबरत ने बहुत लोकप्रियता हासिल की। उर्दू साहित्य के सभी आलोचकों ने इस उपन्यास को विशेष ध्यान देने योग्य उपन्यास के रूप में रेखांकित किया है। अली अब्बास हुसैनी इस उपन्यास के संदर्भ में लिखते हैं कि अप्राकृतिक प्रेम का सबसे अच्छा उदाहरण नायक जान है, जो उपन्यास की जान है। राशिदुल खैरी के उपन्यासों का मुख्य उद्देश्य इस्लामी विचारों और मूल्यों को लोगों तक पहुंचाना और उसके माध्यम से शिक्षित करना ही दिखाई देता है। ऐसा प्रतीत होता है कि लोगों को उनकी परंपराओं के करीब लाना और उनके इतिहास से परिचित कराना भी उपन्यासकार का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य रहा है। उनके उपन्यासों में शाहीनो दराज, माहे आजम, आफताब दमिश्क, अरूस करबला, प्रिंसेस ऑफ अंडलास इत्यादि शामिल हैं। इन्हें 20वीं शताब्दी के आरंभिक काल के उपन्यासकार के रूप में रेखांकित किया जा सकता है। इनको प्रेमचंद भी महत्ता प्रदान करते हुए दिखाई देते हैं। प्रेमचंद के पश्चात काजी अब्दुल गफ्फार, सज्जाद ज़हीर, इस्मत चुगताई, कृष्णचंद तथा अजीज अहमद के उपन्यासों ने उपन्यास कला को नए आयाम दिए। कहने का आशय ये है कि प्रेमचंद के पश्चात उर्दू उपन्यास किसी एक लीक पर चलकर आगे नहीं बढ़ा, अपितु उसमें विविध रंग दृष्टिगत होते हैं। काजी अब्दुल गफ्फार का उपन्यास लैला के खुतूत 1932 में प्रकाशित हुआ। इसके पश्चात मजनू गोरखपुरी द्वारा मजनू की डायरी सृजित हुआ। यह दोनों ही उपन्यास रचनाकार के विरोधी अथवा क्रांतिकारी स्वर का भी संकेत करते हैं। ये दोनों ही सौंदर्य प्रेमी होते हुए भी स्त्रियों के साथ किए जाने वाले अत्याचार का विरोध करते हुए यथार्थ की भूमि से संपृक्त होते दृष्टिगत होते हैं। तथाकथित रूप से पुरुषों द्वारा महिलाओं को लेकर उत्पन्न किए जाने वाले भ्रम को उनके शोषण का हथियार के रूप में प्रयोग करके उनके साथ की जाने वाली धोखाधड़ी और दोगलेपन तथा अवसरवादिता का भी पर्दाफाश करते हुए दिखाई देते हैं। दरअसल इनका मानना है कि ये वो शक्तियां हैं जो पूरे समाज को अंधेरे में रखना चाहती हैं। काजी अब्दुल गफ्फार ने पुरुष वर्ग की शोषण और दमनकारी मानसिकता को भी उद्घाटित किया है। उन्होंने मर्दों द्वारा समाज में औरतों को अपने स्वार्थ के लिए प्रयोग करने के विविध संदर्भों को भी उपन्यास में चित्रित किया है। उन्होंने शैक्षणिक और प्रशासनिक व्यवस्था पर व्यंग्य किया है तथा नौजवानों के भीतर व्याप्त आंतरिक छटपटाहट को भी अभिव्यक्ति प्रदान करने का प्रयास किया है। इसके अतिरिक्त अजीज अहमद का उपन्यास गुरेज 1943 और आग 1944 में प्रकाशित हुआ, लेकिन इससे पहले हवस और मरमर खून जैसी उपन्यासिकाएं 1932 में ही प्रकाशित हो चुकी थी। इन दोनों उपन्यासिकाओं को अजीज अहमद की कमजोर रचना के रूप में परिगणित किया जाता है। डॉक्टर अबुल लैथ सिद्दीकी ने इन दोनों उपन्यासिकाओं के संदर्भ में कहा है कि ये दोनों उपन्यासिकाएं साधारण स्तर की भी नहीं बल्कि कलात्मक दृष्टि से अत्यंत कमजोर हैं। उनके पहले उल्लेखित दोनों उपन्यास बाद में लिखे गए उपन्यासों से कलात्मक दृष्टि से अधिक श्रेष्ठ हैं। इन उपन्यासों में अजीज अहमद ने कथा वस्तु को बहुत ही सुगठित रूप से प्रस्तुत किया है। इसमें उन्होंने भारतीय और यूरोपीय जीवन स्थितियों का बड़ी गहराई से विश्लेषण किया है। चरित्रों का भी मनोवैज्ञानिक विश्लेषण इस उपन्यास में प्रस्तुत किया गया है। गुरेज में नईम का चरित्र
स्वतंत्र विचारों और स्वतंत्र शारीरिक संबंधों में विश्वास करने वाले चरित्र के रूप में दिखाई देता है। वो स्वतंत्रता का पक्षधर है। बिल्किस और एलिस दो संस्कृतियों का प्रतिनिधित्व करने वाले चरित्र के रूप में चित्रित स्त्रियों को वो धोखा देता है। इन सब के बावजूद ना तो पश्चाताप करता हुआ दिखाई देता है, ना उसे किसी प्रकार की सामाजिक संदर्भ में लज्जा ही आती है। डॉक्टर एस.एन. फारूकी द्वारा गुरेज उपन्यास के ऊपर व्यक्त विचार अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा है कि गुरेज में यूरोप के चित्रण इस प्रकार से स्वाद लेकर के किया गया है कि मनुष्य की संबंधों में स्वतंत्रता बड़ी ही सहज प्रवृत्ति के रूप में सामने आती है। मनुष्य का प्रतिनिधित्व करने वाला उसका नायक के बजाय हर स्थान पर बंदर की भांति उछल कूद करता हुआ दिखाई देता है। गुरेज की अपेक्षा उपन्यास है जो भाषा की दृष्टि से 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में आने वाली रचनाओं के लिए मार्ग प्रशस्त करने वाली कृति के रूप में सामने आता है। इस उपन्यास में कश्मीर की प्राकृतिक ऊष्मा, वहाँ की सुबह और शाम तथा वहाँ के सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन पर विशेष रूप से प्रकाश डाला गया है। शोषण और दमन की एक कहानी वो थी जिसको प्रेमचंद जी ने अपने उपन्यासों में विषय वस्तु के रूप में ग्रहण करके उनकी वास्तविकता के साथ उन्हें रेखांकित किया है। तो दूसरी तरफ अजीज अहमद ने कश्मीर के गरीब लोगों के संदर्भ में इस उपन्यास को उनकी गरीबी और तंगहाली के साथ प्रस्तुत किया है। उपन्यास में सिकंदर जून नाम का एक कारोबारी है। वो सरकारी कर्मचारियों के साथ मिलकर कालीन बनाने वाले गरीबों को शोषित करने में पूरी सक्रियता से शामिल रहता है। साथ ही उनकी कला को अपने हित में प्रयोग करता है। इतना ही नहीं, वो चारित्रिक रूप से भी गिरा हुआ प्रतीत होता है। कारण ये है कि वो उनकी स्त्रियों की इज्जत का भी सौदा करता हुआ नजर आता है। अजीज अहमद ने इस पूरे समयकाल का राजनीतिक परिप्रेक्ष्य भी प्रस्तुत किया है। उनका ये मानना है कि ब्रिटिश व्यापारी और देसी व्यापार करके इंसानियत पर हमला कर रहे थे। भारत के अलावा रूस और पश्चिमी एशिया में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से जो परिवर्तन आ रहे थे, उपन्यासकार ने उसका भी संकेत किया है। कृष्णचंद्र के उपन्यास शिकस्त में उच्च वर्गीय और निम्न वर्गीय एक युगल के प्रेम की कथा को कथावस्तु के रूप में ग्रहण किया गया है। मोहन सिंह राजपूत है और चंद्रा अछूत कन्या है। दोनों का प्रेम होता है, फिर बाद में विद्रोह होता है और अंत में विवाह होता है। लेकिन समाज की जातिवादी व्यवस्था उनके इस संबंध को अस्वीकार कर देती है। मोहन सिंह की मृत्यु हो जाती है। चंद्रा मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाती है। इसी के समानांतर उपन्यास में एक दूसरी कथा भी चलती है, जिसमें एक ब्राह्मण का पुत्र श्याम और वेंती के प्रेम की कथा है। विंती का दोष ये है कि उसकी माँ को जाति से बाहर कर दिया गया था। श्याम के परिवार वाले इसीलिए उसका विवाह किसी दूसरे परिवार में निश्चित कर देते हैं। विंती इस हादसे को बर्दाश्त नहीं कर पाती है और समाप्त कर देती है। इस प्रकार से शिकस्त का अंत त्रासदी भरा होता है। कृष्णचंद्र रूमानी का कार्य इसलिए चरित्र चित्रण
भी है। माँ और पिता के द्वारा उसके प्रति बरती जाने वाली बेध्यानी उसे एक भटकती हुई आत्मा के रूप में तब्दील कर देती है। अंततः स्कूल की एक अध्यापिका मिस चरण से उसे प्रेम हो जाता है। मिस चरण को सस्पेंड कर दिया जाता है। इसके बाद सिमन को एक दूसरे बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया जाता है, जहां वो समान लिंगी प्रेम में फिर से गिरफ्तार हो जाती है। फिर उसके जीवन में राय साहब और इफ्तिखार आ जाते हैं। अंत में उसका विवाह एक सफेद पोश टेलर से हो जाता है, जो कि असफल सिद्ध होता है। इस्मत चुगताई बेबाक साहित्यकार के रूप में उभरती हैं। मुस्लिम परिवेश में स्त्रियों के घुटन भरे जीवन को उन्होंने मनोविश्लेषणात्मक धरातल पर बहुत ही गहराई से सिमन के चरित्र के माध्यम से उद्घाटित करने का प्रयास किया है। इस्मत चुगताई, कृष्णचंद्र और अजीज अहमद की रचनात्मक यात्रा आज़ादी के बाद भी जारी रहती है। उर्दू उपन्यास कला को प्रतिष्ठित करने और उसको उत्कर्ष की तरफ ले जाने में इन रचनाकारों की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। इन्हीं रचनाकारों के समानांतर कुर्रतुल ऐन हैदर के उपन्यास भी लोगों के सामने आए, जिनके उपन्यास लेखन में प्रवेश के साथ उपन्यास लेखन का एक नया अध्याय शुरू होता है। स्वतंत्रता से पूर्व जिन उपन्यासकारों ने अपने समय के परिवेश की अभिव्यक्ति का काम किया था, उनका प्रभाव आने वाले उपन्यासकारों में स्पष्ट रूप से दृष्टिगत होता है। 20वीं शताब्दी के तीसरे चरण में उपन्यासों और उपन्यासकारों की एक नई खेप सामने आती है। देश विभाजन की पृष्ठभूमि को आधार बना करके उसी समय पाकिस्तान में भी कई महत्वपूर्ण उपन्यास प्रकाशित हुए। प्रेमचंद के बाद के इस काल को उर्दू उपन्यास साहित्य के क्षेत्र में विकास काल के रूप में देखा जा सकता है। धन्यवाद मित्रों। एक बार फिर मैं आप लोगों से ये निवेदन करूंगा कि आप लोग इस प्रस्तुति के संदर्भ में अपनी प्रतिक्रिया YouTube के पटल पर ही कमेंट बॉक्स में अवश्य दें, जिससे ये जाना जा सके कि जो ये प्रयास है उसमें किस हद तक सफलता मिल रही है। और अंत में जाते जाते फिर मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि इसे आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। शेयर इसलिए कीजिए कि दूसरों तक भी ये सामग्री सहजता से पहुंच सके, और लाइक भी दीजिए। धन्यवाद।